हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मेनली गैसेस के जो तीन बेसिक फीचर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उनको रिलेट करती है। इसके अलावा ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, उनको रिलेट करता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो मेनली हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप देखेंगे स्पीड, मोमेंटम, इन सबका प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के साथ में। अगर गैस के वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की बात की जाए तो प्रेशर किस वजह से जनरेट होता है? जब भी गैसेस किसी कंटेनर में है और वो उसकी वॉल्स के साथ में कोलाइड कर रही है तो दे आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर। वहीं जो उनका टेम्परेचर है दैट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। किसी भी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो बहुत इजीली फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं और वही उनके वॉल्यूम को क्रिएट करता है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बारे में बताती है और जो कॉलिजन्स है विद द वॉल्स वो हमें प्रेशर के बारे में बताते हैं। तो आज के चैप्टर में हम मेनली यही प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनका रिलेशनशिप, इन सब की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अगर इसकी बात की जाए तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जैसे कि जब गर्मियों का टाइम होता है तो ये एडवाइस किया जाता है कि जब हम जितने भी हमारे व्हीकल्स के टायर्स हैं उनमें पूरी तरह से हवा फुल ना करवाएं, हल्का सा कम हवा भरवानी होती है। उसका कारण ऐसा है कि जब हम टायर में हवा भरवाएंगे तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो टायर की वॉल्स जो हैं उनके साथ में कोलिजन करेंगे। गर्मियों का टाइम है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो उसके ऊपर कॉलिजन्स भी फास्टर होंगे। ड्यू टू द फास्टर कॉलिजन्स वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि टायर बर्स्ट हो जाता है। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जब भी हम समर्स के टाइम में कार में हवा भरवा रहे हैं टायर्स में तो वो हल्का सा कम भरवाएं। इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। किसी के भी घर में मैगी बन रही होगी तो हमें दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ आज इनके घर में मैगी बन रही है। क्यों? क्योंकि वो जो स्मेल है वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो रही है गैसेस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू। कोई परफ्यूम लगाता है, डिओड्रेंट लेता है या फिर अगरबत्ती जलाता है तो उसका डिफ्यूजन भी हमें बहुत ईजिली देखने को, सूंघने को मिलता है। देन वी हैव द हॉट एयर बलून कॉन्सेप्ट। देखो हॉट एयर बलून्स में क्या होगा, जो टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से डेंसिटी कम होगी और कम डेंसिटी की वजह से वो बहुत आराम से ऊपर उठ जाते हैं और इस तरह से ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं। देन जो ब्रीदिंग है उसमें भी एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और CO2 को हम एक्सेल करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ओनली। देन वी हैव वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर किस तरह से काम करता है? जो अर्थ का सरफेस है वहाँ ज़्यादा है, जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है। एयर प्रेशर कम होगा तो वो क्या करेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को भी कम कर देता है। तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे खाना पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम होने की वजह से जो कुकिंग का टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रेशर कुकर को बनाया गया। प्रेशर कुकर में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स कुकर की वॉल्स जो है, कंटेनर है, उससे टकराते हैं, वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है और क्योंकि वहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो गया तो वो जो एक्सेस प्रेशर है वो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देगा और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज होगा जो कुकिंग है हमारी वो फास्टर हो जाती है। तो दिस इज हाउ द प्रेशर कुकर
इज वर्किंग। देन एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स, इनमें भी हमें पता है कि जब भी गैसेस एक्सपैंड करती है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, जब गैसेस कंप्रेस होती है तो वो हीट को रिलीज करती है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर बना सकते हैं। देन इनफ्लेटिंग बलून्स, जब बलून फुलाते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो बलून फुला रहे हैं, हम एयर को बलून के अंदर दे रहे हैं। जब एयर अंदर जाती है तो उसके गैस के पार्टिकल्स बलून की जो वॉल्स है उससे टकराते हैं, प्रेशर क्रिएट होता है और वो फूलने लग जाता है। देन वेदर के चेंजेस, हमने विंड्स कैसे बनती है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, इनके बारे में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। तो अगेन दैट इज रिलेटेड टू द gaseous theories only. Then aerosol spray, gas leakage detection. So these are the practical applications of kinetic theory of gases. अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर पे। जो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर है इसको हम एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर भी कह देते हैं, या फिर जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखो ये जो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर है वो इतना इम्पॉर्टेंट है, इस इम्पॉर्टेंस को आप ऐसे समझिए कि 20th सेंचुरी के एक बहुत ही ग्रेट फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन ने कहा कि अगर इस धरती का अंत होने वाला हो और उस टाइम में हम चाहें कि हम हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक हमारी साइंटिफिक नॉलेजेस को ट्रांसफर करें, तो हमें ये जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर है उसको हमें जरूर उन नेक्स्ट जनरेशन तक भेजना चाहिए, ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आखिर क्या कहता है ये मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर या फिर एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर? ये डाल्टन जो थे, वो जॉन डाल्टन साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सीडेंटली ये कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कवर की थी। उन्होंने कहा कि जितना भी हमारे आसपास का मैटर है, मैटर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो भी हैं, ये सब एटम से मिलकर बनी हुई है। और जो एटम है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उससे छोटा कुछ भी नहीं। जब डाल्टन ने बताया था उस वाले केस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हमें पता चला कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, एटम से भी छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, देन उससे भी छोटे क्वार्क्स होते हैं, एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं। तो देयर आर एग्जिस्ट, लेकिन उन्होंने कहा एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और हमारे आसपास में जितना भी मैटर है वो सारा का सारा उन एटम्स के मिलने से ही बनकर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारी एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर हो गई। हम इसी को ही मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर कह देते हैं। अब हम कहते हैं इसमें सॉलिड्स बने, लिक्विड्स बने और गैसेस बनी। जो सॉलिड्स है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास में होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फोर्स वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में जो सॉलिड है उस सॉलिड के पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे के पास पास में हैं और इनके बीच का जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 2 एंगस्ट्रॉन्स। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस 2 एंगस्ट्रॉन है, लेकिन जो इंटर एटॉमिक फोर्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इसका एक फिक्स शेप होता है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। अब हम आते हैं लिक्विड्स के केस पे। लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 2 एंगस्ट्रॉन के आसपास ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही वीक होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होने की वजह से लिक्विड का फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज और उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं दैट इज़ वेरी वेरी लेस। तो इतना कम उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसके अलावा ये पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, गैसेस के केस में ये पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर हैं। जब ये एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं तो जो कॉलिजन करते हैं उससे पहले इन्होंने एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ होता है और उस स्ट्रेट लाइन वाले डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ के नाम से जानते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन से जो मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर है वो हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस इनके बारे में बताता है और ये बताता है कि सारी हमारे आसपास की चीज़ें एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। भी गैस अगर बॉयल्स लॉ
से फॉलो कर रही है, तो हम बोलते हैं कि दैट गैस इज एन आइडियल गैस और यू कैन से परफेक्ट गैस। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए किसी भी गैस के आइडियल या परफेक्ट होने के लिए, कि जितने भी गैस के लॉज हैं उनको वो फुलफिल करनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम ऐसा बोल के चलते हैं कि जितने भी ये गैस के पार्टिकल्स हैं, देखो पार्टिकल जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब मैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रेफर कर रही हूँ, तो एटम्स या मॉलिक्यूल जब भी मुझे बोलना होगा तो आई मे से पार्टिकल्स, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखना। तो गैसेस के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल है, या फिर आपको उनको हम जीरो साइज का अज्यूम करके चलते हैं। जीरो साइज हो गया इसका मतलब पॉइंट मास हम उनको अज्यूम करके चल रहे हैं। और जो ये गैस के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से इतना ज़्यादा दूर हैं कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को हमने नेग्लिजिबल मान रखा है। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो इसका मतलब जो गैस है दैट इज़ अ परफेक्ट गैस और एन आइडियल गैस। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि जितने भी गैस लॉज हैं वो उनको फुलफिल करनी चाहिए। दूसरी कंडीशन जो भी पार्टिकल्स है उनका साइज ज़ीरो है, उनका मास पॉइंट मास है, कोई डायमेंशंस नहीं है उसके। तीसरी कंडीशन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं अट्रैक्टिव, वो फोर्सेस यहाँ नेग्लिजिबल है। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है इसका मतलब गैस कैसी है, इट इज़ एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। अब बात आती है कि क्या रियलिटी में कभी कोई आइडियल कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट करती है क्या? तो रियलिटी में तो आइडियल कंडीशन सिचुएशन हमारी एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर वाली सिचुएशन हम क्रिएट करें तो कुछ गैसेज हैं, कुछ रियल गैसेज हैं जो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारी रियल गैसेज हैं। अगर इनको हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे हम देखें तो दे बिहेव लाइक आइडियल गैस, मतलब वो गैस के लॉज को भी काफ़ी हद तक फॉलो करने लगती है। बाकी जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन है वो भी हाई टेम्परेचर है। तो आप सोचो हाई टेम्परेचर मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, तो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो गया कि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये कुछ कुछ कंडीशन से हमारी आइडियल गैस या परफेक्ट गैस बन जाती है। देन देयर कम्स बिहेवियर ऑफ गैसेज, कि गैसेज बिहेव कैसे करती है। हमने कहा भाई नॉर्मली तो रियल गैसेज हैं, वो आइडियल सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम कुछ कंडीशन सेट कर दें जैसे हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, तो उस केस में हमारी जो ये रियल गैसेज हैं दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक द आइडियल गैस। अब वो कैसे बिहेव करेगी, जैसे हम यहाँ पे कुछ ग्राफ्स देखते हैं, उनकी हेल्प से हम इसको समझेंगे। अच्छा एक सेकेंड, पहले यहाँ पे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में हम उन ग्राफ्स को भी देख लेंगे जो बिहेवियर ऑफ गैसेज में है। पहली बात हमें यही ध्यान रखनी है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो गैसेज हैं दे बिहेव लाइक आइडियल गैस, और आइडियल गैस बिहेवियर के लिए एक कंडीशन होती है हमारी PV इज इक्वल टू nRT। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसको ये फॉलो करते हैं, मतलब इस रिलेशन को ये फॉलो कर रहे हैं, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज गैस कॉन्स्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। तो इस वाली इक्वेशन को ये फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है कि अगर हमने इक्वल वॉल्यूम के दो कंटेनर ले रखे हैं, उन दोनों कंटेनर में हमने गैस को फिल कर रखा है, उन दोनों का टेम्परेचर, प्रेशर जो भी है वो हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, तो अगर दोनों की कंडीशन सेम है तो दोनों गैसेज में जो वो भी सेम होते हैं, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें सेम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 to the power 23। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसी को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर हो गया। अब एवोगैड्रो जो नंबर है वो आपका, अगर हम किसी भी मास को 22.4 लीटर्स पे लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, दोज विल बी 6.023 इंटू 10 to the power 23।
अब ये एवोगैड्रो नंबर हमें एक्चुअल में हेल्प कहाँ करता है, मतलब हम इसको पढ़ रहे हैं तो आखिर हमारी ये मदद कहाँ कर रहा है, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी भी एटम का एक्चुअल वेट पता करना हो या किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल वेट पता करना हो तो हम एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से पता कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा? अगर हमें एक्चुअल वेट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट या फिर एक्चुअल वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट पता करना है तो हम एटॉमिक वेट लिखेंगे डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मतलब जो भी उसका एटॉमिक वेट होगा उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक एटम का वेट मिल जाता है। सेम टू सेम फॉर्मूला हमारा मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहां से हमें वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन सब्सटेंस मिल जाता है। तो ये दो केसेस हमें मिल गए। तीसरा हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं? हम यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पता कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? नंबर ऑफ एटम्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दी एलिमेंट। मतलब जो भी हमने सब्सटेंस लिया है, एलिमेंट लिया, उसका मास कितना है ग्राम्स में, तो उसको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। इस तरीके से हमने ये चार चीजें यहाँ पता कर ली। पांचवी चीज क्या है? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। एक वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, उसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं, तो हम एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ये 22.4 लीटर्स है हमारे पास में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो हमें मॉलिक्यूल्स किसी भी गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे। सो दिस इज द यूज ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रियल गैस और आइडियल गैस के बिहेवियर में क्या फर्क होता है। देखो, जो आइडियल गैस है वो तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो रियलिटी में तो एग्जिस्ट करता नहीं है। रियल गैसेस सच में एग्जिस्ट करती है। फिर जो आइडियल गैस है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला जो रिलेशन है उसको बिल्कुल कंप्लीटली फॉलो करती है, लेकिन रियल गैसेस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से थोड़ा सा डेविएट होती है, ठीक है। तो हमारे पास में पहला क्या आ गया? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस का, जबकि रियल गैसेस सच में एग्जिस्ट कर रही है। आइडियल गैस में हमने पॉइंट मास कंसीडर कर रखा था, जबकि जो रियल गैसेस हैं उनका मास फाइनाइट साइज का होता है, वो पॉइंट मासेस नहीं होते हैं। वहीं हमने आइडियल गैस में कहा था कि यहाँ पे कोई भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करते, जबकि रियल गैसेस में अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। देन ये सारे गैस के लॉस को फॉलो करता है, जबकि जो रियल गैसेस हैं वो डेविएट करती है, सारों को बिल्कुल परफेक्टली फॉलो नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे हम कहते हैं कि दे फॉलो द गैस लॉज, अदरवाइज वो नहीं फॉलो करती हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को ये एग्जैक्टली फॉलो करेगा, जबकि रियल गैसेस यहाँ से डेविएट होगी। देन ये कंप्रेसिबल होता है। रियल गैसेस जो हैं वो लेस कंप्रेसिबल है क्योंकि उनका कुछ मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है। आइडियल गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, जबकि रियल गैसेस को कैसे लिक्विफाई करेंगे? बाय कंप्रेशन एंड बाय कूलिंग। देन हम आइडियल गैस है उसका कोई डेविएशन नहीं है आइडियलिटी से, जबकि रियल गैसेस जो हैं वो सिर्फ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे आइडियली बिहेव करती है, अदरवाइज दे डेविएट फ्रॉम द बिहेवियर। इनका जो वॉल्यूम है वो कंप्लीटली, आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जो है वो एंटायरली एम्प्टी होता है, जबकि रियल गैसेस का वॉल्यूम एंटायरली एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका जो कॉलिजन होगा दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक, जबकि जो रियल गैसेज है उनके कॉलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक नहीं होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल गैस एंड रियल गैस। अब हम डिफरेंट इनके बिहेवियर को एक बार कंपेयर करते हैं। इनका बिहेवियर कैसे? जैसे अगर हमने आइडियल गैस और रियल गैस का ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में? हमने पहला ग्राफ बनाया जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे प्रेशर को लिया है,
वाई एक्सिस पे हम लोगों ने पीवी अपॉन एन टी को ले रखा है। पीवी अपॉन एन टी मतलब हमने यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट लिया हुआ है। अगर इनका ग्राफ बनाते हैं तो जो आइडियल गैस है उसका ग्राफ कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन का आता है। दिस इज द ग्राफ फॉर द आइडियल गैस। अब अगर हम रियल गैसेस का ग्राफ बनाएं तो रियल गैसेस का ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जो ग्राफ आता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ये हमारा T1 टेम्परेचर, दिस इज T2 टेम्परेचर, दिस इज T3 टेम्परेचर। T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो T1 टेम्परेचर है दैट इज हाई टेम्परेचर और प्रेशर लो है, तो उस वाले केस में जो हमारी रियल गैस है दैट इज क्लोजर टू द आइडियल बिहेवियर। एग्जैक्टली नहीं आ रहा है स्ट्रेट लाइन, बट वो आइडियल बिहेवियर के क्लोज है काफी। वहीं अगर हम टेम्परेचर कम देखें, T2 और T3 हमारा कम टेम्परेचर है, तो वो आइडियल गैस से काफी ज्यादा दूर है बिहेवियर से। तो जब हम हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लेते हैं तो ये कुछ हमारा हद तक आइडियल गैसेस जो हैं उनके बिहेवियर को शो करने लगता है। तो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आइडियल गैस का, जो ये बाकी कर्व्ड वाले जो ग्राफ हैं ये रियल गैसेस के लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। अब हम एक पीवी ग्राफ भी देखते हैं। पीवी ग्राफ किस तरीके से, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। ये हमारा पीवी ग्राफ है जिसमें हमने वाई एक्सिस पे पी लिया है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले रखा है। अब जब इनका ग्राफ देखते हैं तो हमने कहा कि हमारे पास में जो रियल गैसेस हैं उनका किसी टेम्परेचर T1 T2 पे ऐसा बिहेवियर आया, और जो आपकी आइडियल गैस है, आइडियल गैस का बिहेवियर कुछ ऐसा आएगा, मतलब इस तरह का ग्राफ। तो हम देख रहे हैं टेम्परेचर अगर हमारा लो है और प्रेशर हाई है तो उस वाले केस में हम अगर बिहेवियर को देखें तो वो दोनों बिहेवियर काफी एक दूसरे से अलग है, सेम बिहेव नहीं कर रहे आइडियल और रियल गैसेस। लेकिन वहीं पे अगर हमने यहाँ पे ग्राफ में टेम्परेचर काफी बढ़ा दिया और ये हमारी आइडियल गैस का बिहेवियर भी यहीं ले लेते हैं, तो यहाँ पे पीवी ग्राफ में भी हमें क्या दिख रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक आइडियल और रियल का एक जैसा दिखता है। लेकिन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अगर हम देखें तो वहाँ पे ये बिहेवियर डेविएट होता है। तो ये ग्राफ भी देख लिया। अगर तो ये यहाँ से हमने बॉयल्स लॉ को प्रूव कर देते हैं। अगर हम चार्ल्स लॉ को प्रूव करना चाहें तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और कांस्टेंट प्रेशर के साथ अगर हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे तो वो ग्राफ हमारे कुछ इस तरीके से बनते हैं, और उसमें जो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर वाला ग्राफ है उसमें हमें आइडियल बिहेवियर देखने को मिलता है, जबकि बाकियों में ये डेविएशन दिखेगा। तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सारे के सारे हमें हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे फॉलो होते हुए दिखते हैं, जबकि बाकी कंडीशंस में फॉलो होते हुए नहीं दिखते। तो ये इस तरीके से हम बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ ऑल्सो। ठीक है। नाउ देयर कम्स द अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस को लेके चलते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो भी हमारी गैस है उसके कंटेनर है उसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका नंबर कितना है, दैट इज अराउंड 10 टू द पावर 23। मतलब इतना नंबर हमारे पास में गैसियस मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे दिख रहा है। तो पहला अजम्पशन तो हमने ये ले लिया कि देयर इज अ लॉट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, और सब कैसे हैं, सब एक स्मॉल स्फेयर की तरह देखने को मिल रहे हैं। तो स्मॉल स्फेयर है। दूसरा अजम्पशन हमने लिया कि जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से काफी दूरी पे है। जब ये एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पे हैं तो इनका जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है दैट इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। तो हम दूसरा अजम्पशन ये मानते हैं। तीसरा अजम्पशन हम ये मान के चलते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं
वो फोर्स कैसे हैं, वो यहाँ पे बहुत ही वीक है या फिर हमने उनको नेग्लिजिबल मान रखा है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ये हमारा तीसरा अजम्पशन। चौथा अजम्पशन हम कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी कॉलिजन्स हो रहे हैं वो सारे के सारे कॉलिजन्स इलास्टिक इन नेचर है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, सिर्फ वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। जब भी कोई दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो कॉलिजन करने से पहले वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और जो कॉलिजन है वो इलास्टिक होगा एंड तो ये बीच का स्ट्रेट लाइन जो पाथ उन्होंने फॉलो किया है, दैट पाथ इज नॉन एज मीन फ्री पाथ। तो हम एक बार इधर देख लेते हैं क्या क्या अजम्पशंस है हमारे पास में। सबसे पहला, गैस कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 23 नंबर तक। देन परफेक्टली इलास्टिक स्फेयर्स जैसे हैं, साइज बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कॉलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, स्पीड में देयर इज चेंज। देन जो डेंसिटी है दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंटेनर, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। देन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और जो बीच का पाथ है उसे हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। जो कॉलिजन्स है दे आर वेरी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब जो कोलाइड करने वाला टाइम है वो बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली नेग्लिजिबल टाइम यहाँ पे लग रहा है इन कंपैरिजन टू द वो जो कॉलिजन करने से पहले उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा उसमें जो टाइम लगा। तो एक जगह से दूसरी जगह आके कोलाइड किया उससे पहले जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा है, लेकिन कॉलिजन करके वापस आ रहा है तो वो ड्यूरिंग द कॉलिजन जो टाइम है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस कॉलिजन कहते हैं। So these are some assumptions of kinetic theory of gases. Next we have the concept of pressure exerted by a gas. बहुत ही important सा concept है ये। इस concept में आप ऐसे अज्यूम करके चलिए कि एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस है तो उसके गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब वो गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, दे आर इन द रैंडम मोशन। जब रैंडम मोशन में है तो वो जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है उससे टकराएंगे, जब उससे टकराते हैं टकरा के वापस आते हैं तो मोमेंटम में चेंज होता है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को हम फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम इसी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया लेते हैं तो वो हमें दे देगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो मतलब प्रेशर तो एक्सर्ट हो रहा है। अब इसका मैथमेटिकली कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, कैसे ये काम कर रहा है, उसको हम एक बार समझते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे अज्यूम कर दें कि हमारे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये m पार्टिकल है। जब ये m पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा तो x y z तीनों डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये इधर आया vx स्पीड के साथ में, इससे टकराया वॉल से, टकरा के वापस इधर आ गया। तो जाते टाइम अगर इसकी वेलोसिटी vx थी तो वापस आते टाइम इसकी वेलोसिटी माइनस vx हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। वहीं अगर हम y और z एक्सिस को देखें तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, x एक्सिस में हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम का चेंज कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? चेंज इन मोमेंटम, p को मैं मोमेंटम को मैं p से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मैंने माना m मास इनटू vx माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है mvx। तो जो चेंज इन मोमेंटम आया दैट इज माइनस 2mvx। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ये हमें क्या देता है? दिस गिव्स अस द फोर्स। ये फोर्स दे देगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें याद हो तो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड। अगर हम फोर्स पर यूनिट एरिया लेते हैं तो वो हमें क्या देता है? दिस गिव्स अस द प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा प्रेशर देता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो मोमेंटम आया वो कितना आया? 2mvx के बराबर आया, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वॉल्यूम v है, ठीक है, कुछ वॉल्यूम v है।
वॉल्यूम v है, वॉल्यूम किसके बराबर, एरिया इंटू डिस्टेंस के बराबर। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस हो जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम, ये डिस्टेंस आ गया। तो ये कुछ वॉल्यूम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस वॉल्यूम से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जा रहे हैं, जाके कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम देख रहे हैं उसमें आधे मॉलिक्यूल तो जा रहे होंगे, ठीक है, और आधे मॉलिक्यूल वापस आ रहे होंगे। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉलिजन करने के लिए जा रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, दे विल बी 1/2 AVX डेल्टा टी इंटू एन। ये हमारे पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कॉलिजन करने के लिए जा रहे हैं। अब ये कॉलिजन करके करने गए तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम हुआ। अगर एक मॉलिक्यूल का चेंज इन मोमेंटम 2 mvx के बराबर है तो इन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो चेंज इन मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 mvx। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब फोर्स कितना एग्जर्ट होगा, फोर्स एग्जर्ट होगा हमारा F विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसके बराबर। तो ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का चेंज इन मोमेंटम आया। अगर इसको डेल्टा टी से हम डिवाइड करते हैं तो हमें जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से वॉल ऑफ द कंटेनर पे, वो हमें मिल जाएगा। तो आप देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड हमें मिला वो कितना आया, AVX इंटू एन इंटू MVX, ये हमारे पास फोर्स आ गया। अगर मुझे यहाँ पे प्रेशर देखना है तो प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम इसको लिखेंगे AVX इंटू M इंटू N। अब VX इंटू VX स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय A, तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया और प्रेशर कितना आ गया, मास ऑफ द मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू VX स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर विच वी हैव गॉट। लेकिन अब मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो तो कैसे रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस में भी उनका कुछ वेलोसिटी होगा, वाई में भी कुछ वेलोसिटी होगा, जेड में भी कुछ वेलोसिटी होगा। हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी मान रखी है। तो हम कहते हैं कि जो भी हमारा Vx, Vy, Vz है ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर इक्वल। ये हमारे पास में वेलोसिटीज इक्वल है। अगर हमें एक एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो वो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 1/3 Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। और जो ये एवरेज वेलोसिटी है इसी को हम RMS स्पीड कहते हैं। तो जब हमने सारे मॉलिक्यूल्स के एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शंस में ये वेलोसिटीज का एक एवरेज लिया तो हमें RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल गई, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3 C स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर हमारे पास में आया था m इंटू एन इंटू Vx स्क्वायर। तो अब Vx स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 1/3 C स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, P विल बी इक्वल टू 1/3 m इंटू एन इंटू C स्क्वायर। अब जो ये m इंटू एन है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मास, दिस विल गिव अस द डेंसिटी। तो डेंसिटी देगा तो हम यहाँ से प्रेशर का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रेशर इज 1/3 रॉ C स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसका एक और तरीका है लिखने का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 m डिवाइड बाय V इंटू C स्क्वायर। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, जो गैस के मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर एक्सर्ट किया है किसी भी कंटेनर की वॉल्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम इनको देखते हैं 1/3 रॉ C स्क्वायर 1/3 m/v C स्क्वायर, देखो रॉ डेंसिटी है, C RMS स्पीड है, m मास है, v वॉल्यूम है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे।
यहाँ से हमें क्या दिखता है कि अगर कोई भी आइडियल गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसके वेसल का जो शेप है उस पर कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, जो प्रेशर है वो सब जगह पे सेम रहता है, मतलब ये पैस्कल्स लॉ को फॉलो करता है। थर्ड, हम कहते हैं कि हमने कंटेनर की जो वॉल्स है उन पे हमने कोलिजन्स को देखा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड नहीं कर रहे होंगे, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं। बट जब हम ये प्रेशर का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हमने जो उनका इंटरेक्शन है आपस वाला उसको यहाँ पे इग्नोर कर रखा है। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे और हमें प्रेशर क्या मिल गया, प्रेशर इज 1/3 रॉ सी स्क्वायर, और यू कैन से P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू n इंटू v, या सी स्क्वायर ही लिख लो या फिर लिख लो 1/3 capital M divided by capital V into C square. So these are the expressions for the pressure exerted by gas molecules on the container. Now there comes relation between pressure and kinetic energy of the gas. ठीक है, प्रेशर अभी अभी हम लोगों ने देखा किसके बराबर आया, 1/3 रॉ सी स्क्वायर, दिस इज द प्रेशर। अब दूसरा हमें बोला फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में जो आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी कौन सी ले रहे हैं, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं और उसका फॉर्मूला है 1/2 रॉ सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकेंड चीज आ गई। अगर दोनों को देखें तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1/3 रॉ डिवाइड बाय 1/2 रॉ सी स्क्वायर। रॉ सी स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो गया और हमारे पास ये आ गया 2/3। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे हम, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 2/3 ऑफ द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो P इज इक्वल टू 2/3 E, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आएगा। नेक्स्ट वी हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। हमें अब यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस पता करनी है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो प्रेशर एनर्जी है हमारे पास में दैट इज 1/3 रॉ सी स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम और रीअरेंज करते हैं। इसको रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 रॉ की जगह हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू सी स्क्वायर लिखा। इस वॉल्यूम को इधर लेके आ जाओ तो दिस विल बिकम PV इज इक्वल टू 1/3 M इंटू सी स्क्वायर। अब हम फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV किसके बराबर होता है, RT के लिए। ठीक है, 1 के लिए 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स की नहीं कर रहे, तो PV इज इक्वल टू RT। तो हम यहाँ पे PV की जगह RT लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/3 M इंटू सी स्क्वायर। अब ये जो कैपिटल M है हमारे पास में, दिस कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो हम इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं तो ये आ जाएगा RT इज इक्वल टू 1/3 M सी स्क्वायर। तो हम M की जगह यहाँ पे लिख रहे हैं स्मॉल m इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू सी स्क्वायर एंड दिस इज R इंटू T। अब इस Na को हम नीचे ले आते हैं तो R/Na इंटू T दिस इज इक्वल टू 1/3 M इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस 3 को इधर लेके आ रहे हैं। R/Na जो है दिस इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb के बराबर होता है। तो हम इसकी जगह यहाँ पे स्मॉल Kb लिख लेते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये और 3 इधर ले आ जाएंगे तो 3 KT इज इक्वल टू M सी स्क्वायर, ये हमारे पास में हो गया। अगर हम दोनों तरफ
इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें दे देगा हाफ mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। एंड दिस इज द रिलेशन जो हम लोगों को चाहिए यहाँ पे, दैट 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर। तो हम इस वाली चीज को ध्यान रखेंगे, ये वाले फॉर्मूला को, 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर, m इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल, c इज द RMS स्पीड। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मास ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फर्दर, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ आइडियल गैस। अब ये कैसे पता चला, आप देखो यहाँ पे जो सी स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ रहा है, या फिर आप कह दो c इज इक्वल टू रूट टी, या फिर रूट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो यहां से हमें ये एक रिलेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से हमारा वही मतलब है जो अभी अभी मैंने आपको बताया। क्या बताया अभी अभी, 3/2 kT इज इक्वल टू 1/2 mc स्क्वायर। तो यहां से हमें पता है कि जो c स्क्वायर है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर आप कह सकते हो जो रूट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। बस यही हमारा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। The square root of absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to root mean square velocity of its molecule। यही लिखा है, जो ये रूट t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c है, इसको लैंग्वेज में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रखा है, उसका स्क्वायर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, RMS वेलोसिटी। ठीक है, अब बाकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये वाला ऑलरेडी हम मैथमेटिकली लिख चुके हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, क्योंकि यहाँ पे 3/2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो ये जो हमारी पूरा रिलेशन आया ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, तो उसको हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है। थर्ड, हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर वो है जब जो RMS वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, या फिर आप कहो जब मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली बंद कर देते हैं मूव करना, उसे हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, और ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो एब्सोल्यूट जीरो वो कंडीशन है जब मोशन नहीं है मॉलिक्यूल्स का, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। तो मतलब हमारे पास में जितने भी गैस के लॉज हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, ग्रैम्स डिफ्यूजन लॉ, डेल्टन्स पार्शियल प्रेशर, इन सबको हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ में हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो हमारे पास में वॉल्यूम आता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमें चार्ल्स लॉ कहता है। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, इफ वी आर कीपिंग टी कांस्टेंट देन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। हमें ये वाली जो टर्म है इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डिराइव करना है। काइनेटिक थ्योरी से हम लोगों ने एक प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला निकाला। प्रेशर एक्सर्टेड का फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 रॉ C स्क्वायर, वेयर रॉ इज द डेंसिटी, the C is the RMS speed and P is the pressure exerted by the gaseous molecules। हम यहाँ पे रॉ को मास पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, तो आई एम राइटिंग इट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू C स्क्वायर। अगर मैं इस V को इस साइड में लेके आऊँ तो मेरे पास में ये जो टर्म है ये आ जाती है PV इज इक्वल टू 1/3 MC स्क्वायर। ये हमारे पास में एक टर्म आ गई।
अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 1/3 है वो एक कांस्टेंट है, जो कैपिटल M है दैट इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं द PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो C स्क्वायर है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से ऐसा कह सकते हैं कि जो PV है दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि C स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। सिंस इन द बॉयल्स लॉ वी आर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ से हमें PV क्या मिल जाएगा, दिस इज कांस्टेंट। और PV कांस्टेंट मिला, PV is equal to constant है, it means we know that V is inversely proportional to P. तो from the kinetic interpretation, from the kinetic theory, हम लोगों ने बॉयल्स लॉ को डिराइव कर लिया। सिमिलरली हम बाकी के जो गैस लॉज है उनको भी काइनेटिक थ्योरी से डिराइव करेंगे। तो नेक्स्ट वी हैव द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर हम लोगों ने प्रेशर को कांस्टेंट रख रखा है तो जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इस चीज को हमें काइनेटिक थ्योरी से प्रूव करना है। हमने कहा यहाँ पे वी आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वाली चीज हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक थ्योरी से वी ऑलरेडी नो P इज इक्वल टू 1/3 मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू C स्क्वायर इंटू C स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंज करेंगे। चेंज ऐसा है, ये जो वॉल्यूम है इसको हम इधर ले आते हैं और जो प्रेशर है इसको वॉल्यूम की जगह ले आएंगे। तो यहाँ से हमें मिला वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मास डिवाइड बाय प्रेशर इंटू C स्क्वायर। अब अगेन हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 1/3 फिर से एक कांस्टेंट है, मास फिर से एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमने प्रेशर को भी कांस्टेंट मान रखा है। तो ये जो 1/3 m/p है दिस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आया, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर, और जो C स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमें पता है C स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो वी कैन सिंपली से दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड दैट इज द चार्ल्स लॉ। तो हमने चार्ल्स लॉ को यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी से डिराइव किया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द गे-ल्यूसेक्स लॉ। गे-ल्यूसेक लॉ में हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है उसे कांस्टेंट रखते हैं और जो प्रेशर है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारी कंडीशन है। तो यहाँ पे V इज कांस्टेंट एंड द प्रेशर exerted by the gas should be directly proportional to temperature. अगेन सेम मेथड अप्लाई करेंगे और इसको भी हम प्रूव कर देंगे फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। हमारा सेम फॉर्मूला P 1/3 मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू C स्क्वायर। Here we can see mass is constant, volume is constant, 1/3 is constant. So we can simply say pressure is directly proportional to C square, and we already know that C square is directly proportional to temperature. तो यहाँ से हमें मिल गया P is directly proportional to T and that is the Gay-Lussac's law. तो ये थर्ड लॉ है जिसे हमने काइनेटिक थ्योरी से प्रूव किया है। Now we need to prove the ideal gas equation from the kinetic theory, जो PV is equal to nRT है। अब हम उसे प्रूव करेंगे। तो now we have perfect gas equation। परफेक्ट गैस इक्वेशन हमारे पास है PV is equal to nRT। ठीक है, प्रेशर कितना है 1/3 m डिवाइड बाई V इंटू C स्क्वायर। हम इस V को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, तो दिस हैज बिकम PV इज इक्वल टू 1/3 m इंटू C स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है ये जो टर्म है दिस इज कांस्टेंट, ये हमारे पास में कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आपके पास में ये आ गया PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C स्क्वायर। अब C स्क्वायर की जगह हम टेम्परेचर लिख सकते हैं, तो वी कैन सिंपली राइट PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो वी विल पुट अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लगाया दैट इज गैस कांस्टेंट आर, और हमें पीवी इज इक्वल टू आर टी मिल गया फॉर 1 मोल। ठीक है, अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ मोल्स है तो हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट PV is equal to nRT, and that is the ideal gas equation. So we have proved the ideal gas equation also from the kinetic theory. Next we have Avogadro's law. एवोगैड्रो का लॉ कहता है कि हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल 2 कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उस केस में उनके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर भी सेम होगा, और वो नंबर किसके बराबर होगा? दैट शुड बी इक्वल टू द एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इन शॉर्ट हम यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वी आर हैविंग 2 कंटेनर्स, दोनों कंटेनर्स इक्वल वॉल्यूम के हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है, कंडीशंस दोनों की आइडेंटिकल है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर हमने यहाँ पे सेम ले रखा है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी कैसे होंगे? वो भी सेम होंगे। फॉर एग्जांपल n1 इसमें है, n2 इसमें है, तो वी नीड टू प्रूव दैट n1 शुड बी इक्वल टू n2। हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी है, तो हम इसे काइनेटिक थ्योरी से प्रूव करते हैं। अगेन काइनेटिक थ्योरी में हम सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू 1/3 m/v इंटू सी स्क्वायर। ये हमने लिया है प्रेशर 1 फॉर द ए गैस, ये वाली जो नंबर 1 गैस है इसके लिए इसको हम नंबर 2 बोल देते हैं। नंबर 2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज m1c1 स्क्वायर 1/3 m2, वॉल्यूम सेम है इसलिए मैं v ही लिख रही हूँ, c2 स्क्वायर। नाउ वी नो दैट प्रेशर इज ऑल्सो सेम, तो P1 और P2 भी कैसे हैं यहाँ पे? दे आर ऑल्सो सेम, तो हमने कहा सिंस P1 इज इक्वल टू P2, तो हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी? 1/3 m1 अपॉन v इंटू सी स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 1/3 m2 अपॉन v इंटू C2 स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों हमने सेम ले रखे हैं। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, वी हैव गॉट m1c1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू m2 C2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये हमको यहाँ पे मिली। अब जब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ते हैं, तो अब हम यहाँ पे एक बार काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी दोनों गैसेस में सेम रहेगी, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट गैस वो आ जाएगी m1c1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 m2 C2 स्क्वायर, ये हमारे पास में आया। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया एंड वी हैव गॉट m1c1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू m2 C2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल गई, एक प्रेशर का जो फॉर्मूला था वहां से, दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उससे मिल गया। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं? एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमारी इक्वेशन 1 है m1c1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू m2 C2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 है स्मॉल m1 c1 स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m2 C2 स्क्वायर। अब देखो c1 C2 ये तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास में कैपिटल M1 और कैपिटल M2। कैपिटल M1 जो है उसको हम लिखते हैं स्मॉल m1 इंटू n1, ऐसा हम लिखते हैं यहाँ पे। पुराने जो मैंने अभी पीछे जो बताया था उसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कैपिटल M हमारे पास आ गया m1 n1 डिवाइड बाय स्मॉल m1, दिस इज इक्वल टू m2 n2 डिवाइड बाय स्मॉल m2। m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, और n1 किसके बराबर आया? n2 के बराबर आया। तो यहाँ से हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि अगर हमारे पास में कोई 2 इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर है और उनके अंदर हमने गैस फिल कर रखी है, हमने प्रेशर टेम्परेचर ये सारी कंडीशन सेम रखी है, तो उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के वो भी सेम होंगे, एंड वी हैव प्रूव्ड इट मैथमेटिकली बाय यूजिंग द काइनेटिक थ्योरी। तो ये यहाँ से हमारा
एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस है वो हमने प्रूव कर दी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट वी हैव द ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी. मतलब अगर हमने कोई भी दो गैसेस ली और उनको एक दूसरे में डिफ्यूज करवा रहे हैं तो उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनकी डेंसिटीज के स्क्वायर रूट के बराबर. मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी. अब हमने दो गैसेस ले रखी है, दोनों गैसेस को डिफ्यूज करवा रहे हैं. जब डिफ्यूजन होगा तो थोड़ी देर बाद में एक स्टेज आएगी जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, डिफ्यूजन हमारा अच्छे से हो जाएगा वहाँ पे. तो अब हम काइनेटिक थ्योरी से एक बार जो हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है उसको भी प्रूव करते हैं. तो ग्राम्स लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने पहली वाली जो गैस है उसका प्रेशर लिया, दैट इज 1/3 ρ1 C1 स्क्वायर. ठीक है. जो सेकंड वाली गैस है उसके लिए हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 1/3 ρ2 C2 स्क्वायर. ये दोनों प्रेशर जब स्टेडी स्टेट आएगी तो उस वाले केस में बराबर हो जाएंगे. जब बराबर होंगे तो P1 शुड बी इक्वल टू P2. तो उस वाले केस में हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं. ρ1 C1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/3 ρ2 C2 स्क्वायर. 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया. ये जो टर्म हमारे पास बची इसे थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ρ1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2 C2 स्क्वायर. C1 स्क्वायर डिवाइड बाय C2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ये हमें एक इक्वेशन यहाँ पे मिल गई. अब हम जानते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो ये आरएमएस स्पीड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो हम यहाँ से कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन जो रहेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2. तो मतलब जो हमारे पास C1 और C2 है उसको हम R1 और R2 दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन उससे रिप्लेस कर देते हैं. जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास में नई टर्म क्या आ जाएगी, नई टर्म आ जाएगी हमारे पास R1 स्क्वायर डिवाइड बाय R2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ρ2 डिवाइड बाय ρ1. अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो R1 अपॉन R2 दिस इज इक्वल टू ρ2 डिवाइड बाय ρ1. और यही हमारा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है जो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ द गैस के. तो यहाँ से एक प्रूफ मिल गया. नेक्स्ट वाले लॉ पे चलते हैं. नेक्स्ट वी हैव द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि अगर हमने किसी भी कंटेनर में एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रखा है तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जो टोटल प्रेशर आएगा दैट विल बी द सम ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस. तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर्स क्रिएटेड बाय द गैसेस. अब इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखते हैं, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस. मतलब कंटेनर में हमने नॉन रिएक्टिव आइडियल गैसेस को भर रखा है और अब हम उस कंटेनर पे टोटल प्रेशर कितना लग रहा है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो वो हो जाएगा इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स विच ईच वुड एक्सर्ट. मतलब हर एक गैस जो इंडिविजुअली एक प्रेशर लगाएगी उन सबको अगर हम सम कर देते हैं तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाता है. ठीक है. इफ इट अलोन ऑक्यूपाइड द सेम वॉल्यूम एट द गिवन टेम्परेचर. तो हमें इन शॉर्ट ये वाला जो टर्म है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 या फिर सो ऑन जितनी भी गैसेस हमने ले रखी है उसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है. तो पहले हम एक बार इंडिविजुअली देख लेते हैं कि इनका क्या क्या प्रेशर रहेगा, फिर उनको ऐड ऑन करेंगे तो हमें फाइनल प्रेशर मिल जाएगा. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो P1 है दैट इज इक्वल टू 1/3 m1 अपॉन V. अब हमने वॉल्यूम तो सेम ही ले रखा है तो C1 स्क्वायर, ये P1 आ गया. अभी मैं दो गैसेस के लिए कर रही हूँ ताकि हम इजीली कर लें, बाकी इट कैन बी एनी नंबर ऑफ गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं. हम दो कर रहे हैं ताकि इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर पाएँ, मैथमेटिकल डेरिवेशन ईजी हो जाए. P2 हमारे पास आएगा 1/3 m2
अपॉन V इंटू C2²। ठीक है, अगर टोटल प्रेशर चाहिए तो दोनों को ऐड करना है, ऐड करेंगे तो 1/3V, ये तो कॉमन आ जाएगा जब ऐड करेंगे, तो कॉमन आके हमारे पास में अंदर रह गया m1 C1² प्लस m2 C2²। क्या हम कैपिटल M1 को स्मॉल m1 इंटू n1 लिख सकते हैं? तो हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 1/3V स्मॉल m1 n1 C1² प्लस स्मॉल m2 n2 C2²। ठीक है, ये हमने देखा। नाउ वी नीड टू सी द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कि काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे कितना रहता है। तो वो किसके बराबर होगा? 1/2 m1 C1², जो दूसरी वाली गैस है उसके लिए 1/2 m2 C2², और ये सारा इक्वल किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 mc² के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज द टेम्परेचर इज सेम, the average kinetic energy per molecule will also be same, तो ये भी हमारे पास में सेम ही आएगी। तो 1/2 m1 C1², दिस शुड बी इक्वल टू 1/2 m2 C2²। तो हम इनको कॉमनली कह देते हैं 1/2 mc²। ठीक है, और 1/2 mc² किसके बराबर है? 3/2 kT के बराबर है। ये हमारा 3/2 kT के बराबर। ठीक है, अब जो ऑलरेडी हमने पीछे एक डेरिवेशन यहाँ पे लिख रखा है, इसको वापस लिख रही हूँ। द टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/3V। अंदर हमारे पास में था m1 n1 C1² प्लस m2 n2 C2²। तो हमने कहा m1 C1² m2 C2², ये तो सारे कैसे हैं? बराबर है। तो हम उसको सबको कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा n1 प्लस n2, हम दो ही अभी पार्टिकल्स को लेके चल रहे हैं, और बाहर आ गया mc²। दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अब जो n1 प्लस n2 है, ये भी टोटल नंबर हम एक n मान लेते हैं। तो टोटल नंबर n मानेंगे तो p किसके बराबर आया? 1/3V n m इंटू c²। अब आप देखो n इंटू m, ये किसके बराबर होता है? कैपिटल M के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1/3 n और m को कैपिटल M लिख लो, डिवाइड बाय ये वाला वॉल्यूम हो गया, इंटू ये कैपिटल C²। क्या हमें है ये प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया फॉर द कंप्लीट सिस्टम। तो हम कहते हैं कि अगर हम इंडिविजुअली उन जो नॉन रिएक्टिव गैसेज हैं उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को सम कर देते हैं, तो एट द एंड हमें जो टोटल प्रेशर मिलता है वो कैसा मिलता है? वो उनके सबके सम के बराबर ही मिलता है। तो दिस इज द टोटल प्रेशर जो गैस ने एक्सर्ट करना है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी था। जब हमने सम किया दोनों को, तो सम करने पे भी हमें यही सेम फॉर्मूला मिला। तो इट मीन्स वी हैव प्रूव्ड द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव द मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, जब भी कोई कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है उससे कोलाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। उनकी डिफरेंट स्पीड्स है। तो जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये डिफरेंट गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड के बारे में बताया कि उनकी स्पीड जो है वो सेम नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं बाकी की जो भी कंडीशंस है वो उस कंटेनर के लिए सेम हो सकती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ड्यू टू द कॉलिजन्स। तो जब वो चेंज हो रही है तो कौन से पार्टिकल की कितनी स्पीड है, कब ज़्यादा है, कब कम है, इन सब के बारे में किसने बताया? मैक्सवेल ने। और उन्होंने उन पार्टिकल के स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो हम कहते हैं कि
कोई भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम है उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ लाइक पीवीटी ये फिक्स हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो वेलोसिटीज़ है वो सेम हो, वो डिफरेंट होती है। तो वो जो डिफरेंट वेलोसिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास में ये एक फॉर्मूला है जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को बताता है। दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे इनके मीनिंग भी लिखे हुए हैं। V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, M स्टैंड्स फॉर मास, T टेम्परेचर है, K हमें पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और ये जो हमारे पास में फंक्शन है ये V से V प्लस dV तक का जो फंक्शन है हमने वेलोसिटी का वो ले रखा है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं एक बार ग्राफिकल मेथड से, तब हमें जाके थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी इसकी। अब ग्राफ की हेल्प से हम एक बार जो मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझते हैं। हमने यहाँ पे ग्राफ ले रखा है जो जिसमें जो y एक्सिस है वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो x एक्सिस है वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को ले रखा है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक गैस का कंटेनर लेते हैं और उस गैस के कंटेनर में 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसी भी गैस के। तो हमारे पास में नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, वो 10 है। अब इन 10 नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स में से जो 4 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, जो 2 गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी है 1 मीटर पर सेकेंड, जो 2 हैं उनकी है 2 मीटर पर सेकेंड, और फिर से जो 2 हैं उनकी है हमारे पास में 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ इस तरीके से स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो ये 3 मीटर पर सेकेंड है इसे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के पास में कौन सी स्पीड है। तो 10 में से 4 के पास में 3 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगर हम ग्राफ में देखें तो ये वाला जो कर्व है हमारा ये हमें क्या बताता है, दिस गिव्स अस द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो पीक है वो हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को बताती है, क्योंकि आप देखो y एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, x एक्सिस पे वेलोसिटी है। तो जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेगा वहीं हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मिलेगी। ये हो गया। अब हम इस ग्राफ में सेकंड चीज क्या देख पा रहे हैं कि जिन गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ही कम है या बहुत ही ज़्यादा है उनका नंबर बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे देखो बहुत ही कम स्पीड वाले तो नंबर इज़ वेरी लेस, यहाँ पे हम देखें बहुत ज़्यादा स्पीड वाले तो उनका नंबर भी बहुत कम है। तो बहुत एक्सट्रीमली हाई स्पीड एंड एक्सट्रीमली लो स्पीड वाले जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर बहुत कम होगा। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी उसका नंबर यहाँ पे मैक्सिमम होता है। अब इस ग्राफ से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस ग्राफ के अंदर का ये जो एरिया है इस एरिया को हम फाइंड आउट कर लें तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे, वो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता देता है। इस ग्राफ में हम एक चीज और देखते हैं कि अगर मैं इस पीक से यहाँ पे इस ग्राफ को डिवाइड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही कम एरिया कवर हो रहा है, राइट हैंड साइड में बहुत ज्यादा एरिया कवर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर यहाँ पे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द लो स्पीड वाले गैस मॉलिक्यूल्स। तो जो राइट हैंड साइड का कर्व होगा वो हमेशा ज्यादा रहता है, मतलब हाई स्पीड वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर ज्यादा है और लो स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर कम रहेगा। ये हमने कुछ 3 बातें हैं जो इस स्पीड के वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उससे पता करी कि एक तो हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पता चल जाती है, हमें एवरेज स्पीड पता चल जाती है, हमें आरएमएस स्पीड यहाँ पे पता चल जाती है। तीनों के फॉर्मूलाज हैं, तो इन तीनों के फॉर्मूलाज से हम इसको पता कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास में दूसरा ये बताता है कि लो स्पीड वाले हाई स्पीड वाले जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है। एरिया अंडर द कर्व हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को दे देगा। इन केस अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इस कर्व में क्या डिफरेंस आता है दैट वी नीड टू सी। तो हमने कहा हमारे पास में एक कर्व यहाँ पे बना हुआ है, हम एक कर्व और बना लेते हैं।
एक कर्व और बनाते हैं जिसमें हम दो गैसेस को देखेंगे। तो हमने कहा एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस है जिसका कर्व हमने यहाँ पे लिया है 80 केल्विन पे, और एक दूसरी गैस है जिसका कर्व हमने यहाँ पे लिया है 300 केल्विन। मतलब दोनों गैस ऑक्सीजन ही है, हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, एक 80 केल्विन है दूसरा 300 केल्विन है। तो यहाँ पे हमें बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही हमारा जो कर्व है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो कर्व ब्रॉड हो गया और हमारे पास में ये जो शिफ्टिंग है वो वेलोसिटी की आगे की तरफ चली गई। मतलब एक्स एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले रखी है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि नंबर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है नंबर ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास में बहुत ज़्यादा कवर हो गए। दूसरा, ये जो ग्राफ है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो स्पीड ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल्स है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे मैक्सवेल्स ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उससे पता चलती है। बाकी हम इसी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता कर सकते हैं। हमें इनका डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखना है, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है उसका फार्मूला होता है 2 kT/m और फिर उसको रूट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल दिस इज 2 kT/m और इसको रूट कर रहे हैं। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t हमारा टेम्परेचर है, ठीक है। अब हमारे पास आई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? द एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज 8 kT डिवाइड बाय पाई m और इसका भी रूट हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो VRMS हमारे पास में आ जाएगा 3 kT डिवाइड बाय m. So these are the formulas for most probable speed, root mean square speed and average speed. तो ये तीनों हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम इनका रेशियो भी देखें तो वो रेशियो हमें कैसे मिलता है? एक हमारा √2 मिलेगा, देन √8 डिवाइड बाई पाई एंड तीसरा मिल जाएगा √3। तो ये रेशियो मिल जाएगा इन तीनों स्पीड्स का। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए भी हमारे पास में यहाँ पे ग्राफ है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ग्राफ जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। इसका मतलब इसकी जो गैशियस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो दिस इज द, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबल, मीन स्पीड, RMS स्पीड, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशंस लिखी, फॉर्मूला हमने देख ही लिया, और जो CRMS है वो मैक्सिमम है और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो मिनिमम है। तो ये हम ग्राफ से भी देख पा रहे थे। यहाँ पे ये देखो, ये ग्राफ है, RMS स्पीड हमारी इधर की तरफ आ रही है, तो यहाँ मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ आ रही है मतलब स्पीड कम होगी। तो हमें पता होना चाहिए RMS जो स्पीड होगी दैट इज ग्रेटर देन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द मॉलिक्यूल्स लाई इन द हाई स्पीड टेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन एंड सनशाइन। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है रेन के लिए और जो सूरज की किरणें आती है उनके लिए। होता क्या एग्जैक्टली जैसे कोई भी पॉन्ड है, उस पॉन्ड के ऊपर जब सन की रेज गिरती है तो जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलके वो इवोपरेट होते हैं। तो हम कहते हैं कि हाई टेल में स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं उस स्पीड के साथ में उस पॉन्ड का जो भी है उससे वो एस्केप कर जाते हैं, अपर लेयर से एस्केप करके वेपराइज होके वो क्लाउड्स बनते हैं और फिर क्लाउड्स बन के रेन होती है। तो मतलब जो हाई स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ही उस पॉन्ड के पानी को एस्केप कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल है रेन के लिए। सिमिलरली सूरज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होता है उसमें भी जो हायर स्पीड वाले पार्टिकल्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल। जब फ्यूजन हो रहा है तो वहाँ से जो रेज निकल रही हैं वो बिकॉज ऑफ दोज हाई स्पीड मॉलिक्यूल्स ही है। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कारण ये है कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है एक पार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसको समझते हैं। देन हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डायटोमिक, मोनोएटोमिक एंड ट्राइएटोमिक गैसेज हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो आगे जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काम में आता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे हमें बहुत अच्छे से एक बार की समझना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, अगर हम उसकी पोजीशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करना चाहें तो कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट गिव्स अस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें इसकी तो हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या फिर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो रिक्वायर्ड है किसी भी सिस्टम की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज गोइंग टू गिव अस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वे जिसमें कोई भी सिस्टम एनर्जी रख सकता है वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि वो कितने, 3 तरीके से एनर्जी को रख सकता है, 5 तरीके से, 7 तरीके से, तो कौन से इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसमें वो एनर्जी को रख सकता है, दैट इज गोइंग टू गिव अस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये हमारे पास यहाँ पे अब हमें मोनोएटोमिक, डाईएटोमिक एंड ट्राईएटोमिक इन तीनों गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट करना है। तो हम इनको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम मोनोएटोमिक गैस को देखते हैं। जो मोनोएटोमिक गैसेस हैं उनमें सिंगल एटम है, मोनोएटोमिक गैसेस, इसके अंदर सिंगल एटम है। जैसे कि हम कहते हैं हमारे पास में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोएटोमिक गैसेस, नियॉन, आर्गन। अब ये सिंगल एटम है, सिंगल एटम है तो हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंटली अपनी पोजीशन को कैसे कैसे मूव करा सकता है, कैसे कैसे एनर्जी रख सकता है। तो हम कहते हैं अगर ये हमारे पास एक सिंगल एटम है तो ये क्या कर सकता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन। अब मोशन भी हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एक ट्रांसलेशनल है, दूसरा रोटेशनल है, तीसरा वाइब्रेशनल है। तो मतलब इनके ये तीनों मोशन हो सकते हैं, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑल द 3 मोशंस। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा एक सिंगल पार्टिकल है ये क्या कर सकता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है तो ये एक्स एक्सिस पे कर सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, ये वाई एक्सिस पे कर सकता है और ये जेड एक्सिस में कर सकता है। तो हमने कहा ये 3 तरीके से ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर के बराबर, हाफ एम वी वाई के स्क्वायर के बराबर और हमारा हाफ एम वी जेड स्क्वायर के बराबर। मतलब कुछ इस तरह से इसके पास में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। 3 तरीके से ये क्या कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे कर सकता है। तो 3 तरीके हो गए जिसमें ये इंडिपेंडेंटली मूव कर पा रहा है। तो हमने कहा ये हमारे पास में 3 हो गए इसके ट्रांसलेशनल मोशन के तरीके। अब बात आती है कि भाई इसका रोटेशनल मोशन भी तो हो सकता है ना। तो जब ये रोटेशनल मोशन करेगा तो ये अपनी एक्सिस के अलोंग करेगा। अब जब ये रोटेशनल मोशन कर रहा है तो हम कहते हैं इसकी जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। जो आई है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है एम आर स्क्वायर के बराबर। जब ये मोनोएटोमिक गैस अपनी ही एक्सिस के अलोंग यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो आर है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा। नेग्लिजिबली स्मॉल होगा तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबली स्मॉल हो गया, इतना स्मॉल कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लेक्ट हो गया तो इसका मतलब इसका रोटेशनल मोशन भी क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो जब मोनोएटोमिक गैस को हम लेते हैं तो मोनोएटोमिक गैस में हमारा ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, रोटेशनल मोशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो वाइब्रेशनल मोशन है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है तो वो कंडीशनल रहेगा हमेशा जो वाइब्रेशनल मोशन है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन 3 तरीके से हो सकता है। तो जो मोनोएटोमिक गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, दैट इज 3, वो हमने 3 ले ली। अब हम डायएटोमिक गैस को देखते हैं। डायएटोमिक गैस, डायएटोमिक गैस में 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे गैसेस, इसमें 2 एटम जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये एक एटम हो गया एंड दिस इज द सेकंड एटम।
तो हमारे पास में ये डायटोमिक गैसेज हैं जिनके अंदर 2 एटम प्रेजेंट है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास में एक यहाँ पे एक एटम है और दूसरा एटम यहाँ पे है। अब इसका मोशन कैसे हो सकता है? ट्रांसलेशनली ये एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। भाई ये है, ये ऐसे एक्स में भी चला जाएगा, ये ऐसे वाई में भी चला जाएगा और ये इस तरह से जेड में भी आ जाएगा। तो जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसमें ये 3 तरीके से मूव कर सकता है। तो ये तीनों हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसका रोटेशनल मोशन कैसे हो सकता है? रोटेशनल में आप देखो ये हमारे पास में है। अब रोटेशनल में ये एक वाई एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये जो जेड एक्सिस है उसमें ऐसे रोटेट कर सकता है। ये एक्स एक्सिस पे भी रोटेट करता है, बट एक्स एक्सिस का जो रोटेशन है उसमें फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हमने कहा कि y और z एक्सिस में तो ये आराम से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रोटेशनल मोशन है वो भी 2 तरीके से हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम x एक्सिस पे इसको रोटेट करवा रहे हैं तो जो इसका अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो नेग्लिजिबल है, जो r है वो बहुत ही छोटा है। तो क्योंकि हमने उसको 0 मान लिया तो इसलिए x एक्सिस वाले रोटेशन को हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो डायटोमिक गैसेज हैं उसके पास में 5 इंडिपेंडेंट वेज हमें मिल गए हैं एनर्जी को एक्सप्रेस करने के। और ये जो 5 इंडिपेंडेंट वेज हैं यहीं से इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाती है? दैट इज 5। तो मोनो एटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास आई 3, डाई एटॉमिक गैसेस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज 5। अब हम आ जाते हैं हमारे ट्राई एटॉमिक गैसेस पे। ट्राई एटॉमिक गैसेस में 3 टाइप हमें देखने होंगे। ट्राई एटॉमिक गैसेस में हमारे पास में 2 केसेस हम देखेंगे, पहला है लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। तो ट्राई एटॉमिक गैसेस इसमें एक हमारे पास में केस बनता है लीनियर ओरिएंटेशन। लीनियर ओरिएंटेशन मतलब एक एटम, ये दूसरा एटम और ये तीसरा एटम। एक हमारे पास में यहाँ पे केस है नॉन लीनियर ओरिएंटेशन का, जिसमें एक एटम यहाँ है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है। अब इनमें किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है? तो आप देखो जो पहला वाला है उसका ट्रांसलेशनल जो मोशन है वो तो तीनों तरीके से हो जाएगा, तो हमने कहा 3 तरीके हो गए। अब रोटेशनल जो मोशन है वो कैसा होगा? वो वाइज एक्सिस पे हो सकता है, जेड पे हो सकता है, लेकिन एक्स पे, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में, अगेन एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है इनका, तो इसलिए हम कहेंगे वाई और जेड में रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो इसका जो रोटेशनल मोशन है वो 2 तरीके से हुआ। तो जो हमारे पास में लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस है उसके लिए 3 ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, 2 हमारे पास रोटेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई और यहाँ पे 2 वाइब्रेशनल मोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होती है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 3 हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, 2 इज फॉर रोटेशनल मोशन एंड अगेन 2 फॉर द वाइब्रेशनल मोड। तो टोटल कितनी आ गई? ये टोटल हमारे पास में हो गई 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये हमारे पास में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। अगर हम नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर में 3 ट्रांसलेशनल हो गया, 3 रोटेशनल हो गया और हमारे पास में कितने हो गए? आपके पास में 6। तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास हो जाएगी नॉन लीनियर के लिए। तो इसके लिए द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर 6। ठीक है। अब इसका एक और तरीका है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3a माइनस आर। उससे भी हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3a माइनस आर है, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, a नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, r है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग द पार्टिकल्स। तो इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो भी हमें मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक जो गैसेज हैं उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल जाती है। तो मोनोएटॉमिक के लिए 3, डायएटॉमिक के लिए 5, देन ट्राइएटॉमिक में 2 केस बन रहे हैं, एक लीनियर का, एक नॉन लीनियर का। लीनियर के लिए 7 है, नॉन लीनियर के लिए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है,
लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब हमने जो एनर्जी है उसका इक्वल पार्टीशन किया हुआ है जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनमें। तो मतलब अगर कोई भी एक सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसमें जो भी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल होता है एंड दैट इज इक्वल टू हाफ kT। अब अगर कोई भी सिस्टम है तो उसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। तो हमने कहा हमारे पास में यहाँ पे एक सिस्टम है और उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोड, इन तीनों की वजह से है। अगर हम मोनो एटॉमिक गैसेस को देखें तो उसमें तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं और वो किसकी वजह से होते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से है तो हमने कहा जो मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है वो कितनी आ जाएगी? हाफ m vx² प्लस 1/2 m vy² प्लस 1/2 m vz² एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 kT। ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल मिल रही है हम लोगों को। अब मोनो एटॉमिक गैस है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा? 1/2 kT के बराबर मिलेगा। भाई टोटल हमारा 3/2 kT के बराबर है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना पार्टीशन मिल गया? 1/2 kT के बराबर मिल गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसलेशनल मोशन मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने देख लिया। अब बात आती है डाई एटॉमिक गैस की। डाई एटॉमिक जो गैस है उसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5 के अंदर 3 तो हमारी ट्रांसलेशनल है और 2 है रोटेशनल मोशन की वजह से। तो अगेन हम इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 m vx² प्लस 1/2 m vy² प्लस 1/2 m vz²। ये तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। अब 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आई ड्यू टू द रोटेशनल मोशन, तो आई ω1² प्लस 1/2 आई ω2²। ये दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन। अब यहाँ पे भी जो हम लोगों को एनर्जी मिलेगी दैट इज 5/2 kT के बराबर। जो 5/2 kT है वो भी अगर इन पांचों में हम इंडिविजुअली पार्टीशन करें उसका तो हाफ kT के बराबर आता है। तो मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो हमें एनर्जी का पार्ट मिला है दैट इज इक्वल टू 1/2 kT वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t इज टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम बात करें ट्राई एटॉमिक गैसेस की, ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैसेस में हम लोग उसको वाइब्रेशनल मोड को भी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो वाइब्रेशनल मोड को कैसे लिखेंगे वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो EV ट्रांसलेशनल मोशन लिखना हमें आ गया, रोटेशनल मोशन कैसे लिखेंगे वो भी पता चल गया। जो EV है वाइब्रेशनल मोड के लिए उसको हम लिखेंगे 1/2 KY² प्लस 1/2 m dy/dt²। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वाइब्रेशनल मोड। तो हमारे पास में ये टोटल जो एनर्जीज हैं उनको हमने देख लिया रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन में। अब 1/2 kT सब आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो वाइब्रेशनल मोड होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी दोनों होते हैं। तो वाइब्रेशनल मोड को जब हम कंसीडर करते हैं तो वह यहाँ पे हम हाफ kT ना लेके हम उसको kT लेते हैं, क्योंकि आधा पोर्शन काइनेटिक एनर्जी का तो आधा पोटेंशियल का, तो इसका मतलब वहाँ पे 2 मोड्स ऑफ हमें इंक्लूड करने होते हैं। जबकि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में सिर्फ हमने काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर किया है तो वहाँ पे हमारा हाफ kT हो जाएगा। वाइब्रेशनल मोड में हम इसको kT के बराबर लेते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एक बार इसका पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। According to this law, for any dynamical system in thermal equilibrium, the total energy is distributed equally among all degree of freedom, and the energy associated with each molecule per degree of freedom is 1/2 kT, where k is Boltzmann constant and T is temperature of the system. आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक एंड ट्राईएटॉमिक गैसेस। तो हमें इन तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉर दी मोनोएटॉमिक गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है हमारे पास में? डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, तो एवरेज एनर्जी हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज एनर्जी जो भी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है दैट विल बी 3/2 kT। ये हमारे पास में आ गया। इसके बाद अगर मुझे इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो इंटरनल एनर्जी कैसे पता किया जाएगा? 3/2 kT इंटू एवोगैड्रो नंबर। अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट द इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आपके पास आ जाएगी 3/2। अच्छा, एक चीज़ हम और जानते हैं, अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें गैस कांस्टेंट दे देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में गैस कांस्टेंट आ गया। तो Kb इंटू आर हमारा गैस कांस्टेंट इंटू RT। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी। अब हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू MC एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू डेल्टा T। ये हम लोगों ने ले रखा है। अगर हम M की जगह 1 ले लें, 1 ग्राम के बराबर, ठीक है, तो M अगर हमने 1 ले रखा है यहाँ पे, तो हमें जो CV मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू du अपॉन dt। तो हम क्या करेंगे, d अपॉन dt, u की जगह क्या लिखना है? 3/2 RT। अगर, और ये T क्या है? टेम्परेचर। दिस इज T टेम्परेचर। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर के बिहाफ में। जब हम इसे टेम्परेचर के साथ करेंगे तो दिस विल गिव अस 3/2 R। तो ये हमारे पास आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोएटॉमिक गैस। और कितनी आई है? 3/2 R के बराबर आई। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे फाइंड आउट करना चाहें तो हम सीधा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर पे हमें मिल जाएगी R प्लस CV। तो Cp हमारे पास में आ गया R प्लस CV कितना आया है? 3/2 R के बराबर। सो दिस इज बाई 2। तो Cp आपके पास में आ गया 5R अपॉन 2। अब हम जानते हैं गामा होता है Cp अपॉन CV के बराबर, जो रेशियो है दोनों का। तो Cp है हमारे पास 5R अपॉन 2 और CV है 3R अपॉन 2। तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 5/2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो R से R कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जो रेशियो आया दैट इज 5/2 फॉर द मोनोएटॉमिक गैस CV और Cp का जो रेशियो है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर फाइंड आउट कर ली। अब सेम हमें डायएटॉमिक गैस के लिए इसको फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल सेम मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करना। डायएटॉमिक गैस में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है दैट इज 5, वो 5 है। तो जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा? 5/2 kT के बराबर। इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 5/2 RT के बराबर। सेम मेथड फॉलो कर रहे हैं भाई, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में Kb इंटू एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा R के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ से मैं CV निकालूं तो दैट इज गोइंग टू बी du अपॉन dt। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 5/2 R। अगर मुझे Cp फाइंड आउट करना है तो फिर से CV प्लस R कर देंगे हम। CV प्लस R करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव अस 7R/2। यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टेप्स को स्किप किया है क्योंकि वो मैंने पिछले वाले में करवा दिए। तो आप एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द CV एंड CP फॉर द डायएटॉमिक गैसेस। अगेन अगर हमें गामा पता करना है तो गामा होता है Cp अपॉन CV के बराबर। तो हमें रेशियो मिल जाएगा 7/5। दिस विल बी द रेशियो फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर डायएटॉमिक गैसेस। अब बात आती है ट्राई एटॉमिक गैसेस की।
तो ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए भी एक बार हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक बनेगा लीनियर का और दूसरा बनेगा नॉन लीनियर का. लीनियर के लिए हमारे पास में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 है तो हमारा जो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी 7/2 kT. इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 7/2 RT. यहाँ से हमें CV मिल जाएगा 7/2 R. ठीक है. और जो CP है दैट विल बी 9/2 R. ठीक है. तो ये हमारे पास CP और CV आ गया. अगर हम गामा देखें तो गामा विल बी 9/7. सो दिस इज द रेशियो फॉर CP एंड CV फॉर ट्राई एटॉमिक गैसेस. और उसमें भी हमने लीनियर का केस कंसीडर किया. अगर नॉन लीनियर का केस हम कंसीडर करते हैं तो नॉन लीनियर के लिए हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 6. तो ये हो जाएगा 6/2 kT, मतलब 3 kT के बराबर. अब 3 kT है. इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी हमारे पास में आ जाएगा 3 RT. CV आ जाएगा 3 R के बराबर और CP आ जाएगा 4 R के बराबर. देन गामा विल बी 4/3. एक मेथड ध्यान में रहेगा, बाकी की चीज़ें आप बहुत आराम से कर लोगे. सेम ही मेथड को अप्लाई करना है. पहला वाला हमने डिटेल में देखा, बाकियों को हमने बिल्कुल जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ पे किया है. तो ये हमारा ट्राई एटॉमिक गैसेज में लीनियर एंड नॉन लीनियर की बात हो गई. नाउ लेट्स कंसीडर द पॉली एटॉमिक गैसेज. जो पॉली एटॉमिक गैसेज है उसमें हम वाइब्रेशनल मोड को भी कंसीडर करेंगे. तो लेट्स कंसीडर द पॉली एटॉमिक गैसेज. पॉली एटॉमिक गैसेज, तो पॉली एटॉमिक गैसेज में स्पेसिफिक हीट के लिए हम क्या कहते हैं? जो पॉली एटॉमिक गैसेज हैं उनमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और हम मान लेते हैं n नंबर ऑफ यहाँ पे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी हमने ले रखा है. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन है उसमें हम 1/2 kT का कंट्रीब्यूशन मानते हैं, लेकिन क्योंकि वाइब्रेशनल मोड में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम kT के बराबर लेते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे इसका जो इंटरनल एनर्जी पर मोल ले रही हूँ तो वो मेरे पास में क्या आ जाएगा? दैट इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू, ट्रांसलेशनल डिग्रीज है तो 3/2 kT. फिर 3 ही हमारे पास में रोटेशनल मोशन के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. फिर मैंने कहा मैंने n नंबर किसके लिए लिए हैं? n नंबर मैंने लिए हैं वाइब्रेशनल मोड के लिए. और अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी Na से तो मुझे इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी. तो ये कोई चीज़ हमने यहाँ पे ले ली. इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें ये कितना मिलेगा? U विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे K इंटू Na वो तो R के बराबर आ गया, गैस कांस्टेंट के बराबर. और बाकियों को जब हम यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे उसमें n ऐड करेंगे तो दिस विल बी 3 + n RT. ये हमारे पास में क्या आई? इंटरनल एनर्जी. अगर मुझे CV चाहिए तो CV होता है du/dt के बराबर. ठीक है. 1 के लिए लिया है हमने, तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी 3 + n R. अगर मैं CP लेती हूँ तो CP मेरे पास आ जाएगा 4 + n R. अगर हम गामा लेते हैं तो दैट विल बी 4 + n डिवाइड बाय 3 + n. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर गामा इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक गैसेस. और n क्या है? जो वाइब्रेशनल मोड है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे n नंबर. तो जब क्वेश्चन आएगा तो ये n का नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि भाई ये रिजिड रोटेटर नहीं है, इसमें कुछ वाइब्रेशनल मोड है. तो वो मोड कितना है उस n की वैल्यू तुम्हें दी हुई रहेगी. तो यू कैन सिंपली पुट द वैल्यू और वैल्यू पुट करके आप इसको कर सकते हैं. बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे 2 ऐड कर देते हैं अगर वाइब्रेशनल मोड भी हमें कंसीडर करना होता है, तो वो वाला केस अलग है, बट दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज डिटर्मिनेशन ऑफ गामा फ्रॉम द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम.
हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से गामा की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करनी है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में कोई पॉली एटॉमिक गैस है। अगर पॉली एटॉमिक गैस है और उसका जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हम लोगों ने अज्यूम कर रखा है स्मॉल f के बराबर, तो देयर इज पॉली एटॉमिक गैस और उसका जो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो हमने स्मॉल f के बराबर लिया। अब स्मॉल f के बराबर लिया तो जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू f/2 kT के बराबर। अगर हमें क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी पर ग्राम मोल चाहिए, तो हम इसमें एवोगैड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू f/2 RT के बराबर आ गई। दिस इज द इंटरनल एनर्जी। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं गामा। गामा कैसे निकलेगा, Cp/Cv से। Cp इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1 ग्राम मोल ले रखा है तो m की जगह 1 आ जाएगा, ये Cv एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास में Cv आ जाएगा du/dt के बराबर। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे Cv इज इक्वल टू du/dt। हमें इंटरनल एनर्जी को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, सो दिस इज गोइंग टू गिव अस f/2 इंटू r। अगर Cp चाहिए तो Cp का फॉर्मूला क्या होता है, Cv प्लस r के बराबर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, वहाँ से हम ये ले रहे हैं। तो आपके पास में Cp आ जाएगा, Cv है f/2 r प्लस r। तो ये Cp आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया ये, एक सेकेंड, 2 प्लस f r/2, ये हमारे पास में Cp आ गया। तो दिस इज r/2 2 प्लस f। अब गामा कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। तो Cp की वैल्यू में हम यहाँ पे Cv लिख लेते हैं। Cv कितना है, f/2 इंटू r। अब जो हमारा r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एट द एंड जो गामा की वैल्यू हमें मिलने वाली है ऑन सॉल्विंग, एक बार नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। सो गामा विल बी इक्वल टू Cp/Cv। हमने Cp कितना फाइंड आउट किया, Cp हमारे पास में आया है 2 प्लस f r/2। तो 2 प्लस f r/2 डिवाइड बाय Cv। Cv कितना निकाला हमने, f r डिवाइड बाय 2। तो f r डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, r से हमारा r कैंसिल हो जाएगा, और गामा हमारे पास में क्या आ जाएगा, गामा हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस 2 बाय f के बराबर। तो ये गामा की वैल्यू मिल गई हमें पॉली एटॉमिक गैस के लिए, जिसका नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम f के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस चैप्टर में अब हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट बचा है मीन फ्री पाथ का और एक ब्राउनियन मोशन का। तो मीन फ्री पाथ एंड ब्राउनियन मोशन को मैं अलग से वीडियो में आपको बता दूंगी, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।